Hello everyone and welcome back to the channel BM's Education Class 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लेके आ चुके हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 5 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारतीयन पब्लिकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 और ये हमारा होने वाला है कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 5। कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 5। तो इस सीरीज को यार कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बड़े प्यार से। आ जाइए मेरे यार। आई होप कि आपने पिछले जितने पार्ट इसी चैप्टर के देख लिए होंगे। हमने यार कंप्लीट कर लिया था मैसूर वार। आज हम स्टार्ट करेंगे यार मराठा वार। ठीक है नहीं, पहले यार टीपू सुल्तान को हराया गया, अब बारी है मराठास की। ठीक, तो तीन लोग ही से बचे थे डेक्कन रीजन के अंदर। एक तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मराठास एंड द हैदर अली ऑफ मैसूर। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान को यार हरा दिया गया था पूरे मैसूर वार के अंदर, जो हमने डिस्कस कर लिया था। यार आज हम डिस्कस करने वाले मराठा वार्स। मराठास को जो कि सुप्रीम पावर थे डेक्कन प्लेटू के अंदर, उनको हराने के लिए जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं यार, एंग्लो मराठा वार की स्थापना करते हैं। तो टोटल तीन एंग्लो मराठा वार होते हैं मराठास को सुप्रीमेसी को घटाने के लिए। आज उनकी हम बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर यार। आ जाइए स्टार्ट करते हैं यार। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 टू 1782। आइए इसकी बात करते हैं। इन दिस वार, इस वार के अंदर, किस वार के अंदर मेरे यार, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के अंदर, जो कि 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था मेरे यार। इस वार के अंदर जो दौलत राव सिंधिया है और रघुजी भोसले द टू मराठा लीडर्स डिफीटेड बाय ब्रिटिश। यानी जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध के अंदर जो दौलत राव सिंधिया हैं और जो रघुजी भोसले हैं, ये दोनों ही मराठास के लीडर को ब्रिटिश आर्मी हरा देती है, बोले तो डिफीट कर देती है। एंड द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड इन 1782। और एक ट्रीटी साइन की जाती है, बेसिकली ट्रीटी ऑफ पीस, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो कि साइन की जाती है 1782 के अंदर। दो द ब्रिटिश डिड नॉट गेन मच फ्रॉम दिस वार, दे वर एबल टू गेन पीस फ्रॉम मराठास फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। देखिए, जो पहला एंग्लो मराठा वार हुआ था, इसमें तो ब्रिटिशर्स ने दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय को भाई हरा दिया था। और हराने के बाद उनको एक ट्रीटी ऑफ पीस, उस ट्रीटी ऑफ पीस का नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई, 1782 में साइन करा दिया जाता है। देखिए, इस वार से ब्रिटिशर तो कहीं कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी साम्राज्य को अपने अंडर टेक ओवर नहीं कर पाते हैं। तो कहने के लिए इस वार से ब्रिटिशर को कुछ इतना ज़्यादा गेन नहीं होता है, कुछ इतना प्रॉफिट नहीं होता है, बोलने से चलता है। तो इस वार से ब्रिटिश डिड नॉट गेन मच फ्रॉम दिस वार। ब्रिटिशर को इस वार लड़ने से ज़्यादा कुछ नहीं मिला, ना उन्हें उस मराठास का कंट्रोल मिला, ना उन्हें वो टेरिटोरी मिली, ना उनकी सुप्रीमेसी, उनकी जो सुप्रीमेसी, जो सुपेरियरता एस्टैब्लिश भी नहीं हुए। बट एक चीज़ क्या उनको मिला, उनको ये मिले कि उनको यार 20 सालों तक मराठास से पीस मिल गया। यानी 20 सालों तक ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या होंगे, जो मराठास होंगे उनके खिलाफ वार नहीं कर सकेंगे, आज पर द ट्रीटी ऑफ सालबाई दैट साइंड इन 1782। ठीक है, अब बात करती है तो क्या पहला एंग्लो मराठा वार, जिसमें यह ब्रिटिशर को कुछ नहीं मिला सिवाय 20 साल तक मराठा उनके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको एक पीस मिल गया। उनको क्या मिला, एक पीस मिल गया मराठास से 20 सालों तक। यानी मराठास ब्रिटिशर का कुछ नहीं कर पाएंगे 20 सालों तक। अब यार बात करते हैं द सेकेंड एंग्लो मराठा वार। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 1805, 1803 से लेकर 1805 तक मेरे यार। द टू मराठा चीफ, दो मराठा हेड, चीफ बोले तो हेड, बोले तो सबसे ऊपर वाले व्यक्ति जो होते हैं एक सेना के, जो चीफ्स। द टू मराठा चीफ
एक मिनट यार, यार स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा गया, ये सिंधिया होना था। सिंधिया। देखिए दो मराठा चीफ जो सिंधिया, कौन सिंधिया, दौलतराव सिंधिया और भोसले, रघुजी भोसले, वर accept to subsidiary alliance when they refused the war between Marathas and British took place in 1803। देखिए जो पहले जो फर्स्ट एंग्लो वार के अंदर जो लीडर्स थे, दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोसले, इन दोनों ने ब्रिटिश की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, ब्रिटिश की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जो कि था सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, मैंने पिछले क्लास में बताया था यार। ब्रिटिशर्स क्या करती है, हर किसी को अपने सब्सिडरी में लेने की कोशिश करती है बाय वार, या फिर उनको ऐसे मजबूर कर दिया जाता है कि उनको बाय हुक और कुक कुछ भी करके उनको उनका सब्सिडरी बनना पड़ेगा, नहीं तो ब्रिटिशर उनका जीना मुश्किल कर देते हैं मेरे यार। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस था, ये एक मेथड था कि ब्रिटिश अपने एक्सपांशन को इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश कर पाएगी। यार एक चीज़ मैंने बताया, CDSM याद है कि CDSM, बाय कंक्वेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, माल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 तरीके हैं। इन 4 तरीकों की मदद से जो ब्रिटिशर्स अपने रूल को, अपने टेरिटोरी को, अपने साम्राज्य को एस्टैब्लिश कर रहे थे, अपने एक्सपांशन को एस्टैब्लिश कर रहे थे इंडिया के अंदर। जो मराठा चीफ थे फर्स्ट एंग्लो वार के अंदर, उन्होंने तो भाई साहब क्या किया था, पहले तो ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई। बट जो सेकेंड वार के अंदर, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार के अंदर क्या होता है, जो सिंधिया थे, मतलब दौलतराव सिंधिया और जो रघुजी भोसले, इन्होंने ब्रिटिशर की पॉलिसी सब्सिडरी अलायंस को मान लिया था, कहा था कि हम आपके सब्सिडरी बन जाएंगे आपसे, और वो मना करते ये जो युद्ध होने वाला था, ये जो वार होने वाला था, जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार होने वाला था, इसको वो करने से, इसके होने का, इसका टेक प्लेस होने का वो मना करते, पूरी तरह से रिफ्यूज कर देते, मना करते हैं। मराठास और ब्रिटिश के बीच में जो वार होने वाला था 1803 को, उस वार को सिंधिया और भोसले उसको रिफ्यूज करते थे, कहेंगे इसको ना करिए। बोथ सिंधिया, ये सिंधिया है मेरे यार, भाई साहब फिर से स्पेलिंग है गलत है, क्या करें यार, क्या करें। ये आपका सिंधिया है, सिंधिया। जो सिंधिया, बोथ सिंधिया और भोसले वर डिफीटेड एंड वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू एंटर इनटू सब्सिडरी अलायंस। देखिए यार, इससे पहले एक छोटी सी वार लड़ी गई थी, ठीक है, तो इसी वार को देख के, उसी वार के अंदर उनको हरा दिया गया था मेरे यार, क्लियर है। तो इसीलिए इस वार के अंदर उन्होंने पहले से ही मना कर लिया। उन्होंने देख लिया यार, जो सिंधिया थे और जो भोसले थे, उन्होंने देख लिया, ये उन्होंने परख लिया कि ये ब्रिटिशर की ताकत क्या है। तो उनको जैसे ही ये पता चल कि ब्रिटिशर की ताकत क्या है, तो उन्होंने इस वार को होने से, इस वार जो कि 1803 में होने वाला था, टूक प्लेस करने वाला था, उसको होने से ही मना कर दिया। क्योंकि यार ब्रिटिशर्स ने उनको पहले से इतना डिफीट कर दिया था, इतना हरा दिया था, इतना नीचे गिरा दिया था कि वो मजबूरन उनको यार ये करना पड़ा, और उनके पास कोई ऑप्शन ही था नहीं, इसलिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को माना था। उनकी ये मजबूरी थी, ना कि ये मन था। उनका मन नहीं था ब्रिटिशर के अंडर काम करने का, बट क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। द ब्रिटिशर्स वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन उनको नहीं मिला था सिवाय सब्सिडरी अलायंस का, और उनको हरा भी दिया गया था मेरे यहाँ। ये दोनों हार चुके थे ब्रिटिशर्स से विथ इंग्लिश। दिस गेव ए सीवियर ब्लो टू मराठा प्रेस्टीज। देखिए भाई साहब, मराठास जो थे बहुत पावरफुल थे डेक्कन रीजन के अंदर, तो उनकी जो सुपेरियरता थी, जो सुपेरियरिटी थी, जो सुपरमेसी थी, उनकी जो प्रेस्टीज थी, उसको एक हैम्पर मिलता है, क्योंकि यार वो पहले किसी के सामने झुके नहीं थे, बट पहली बार कोई ऐसा है जो यार उनको झुका चुका है, और उनको कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है सिवाय उनके नीचे काम करने का, सिवाय उनके नीचे काम करने। भाई सब्सिडरी क्या होता है, जो टाटा मोटर्स कंपनी है वो टाटा ग्रुप के अंडर काम करती है या नहीं। तो टाटा मोटर्स का जो मालिकाना हक है वो टाटा ग्रुप के पास है नहीं, क्लियर है कि नहीं। उसी प्रकार से रिलायंस जियो, रिलायंस कंपनी के अंडर आती है या नहीं। रिलायंस जियो जो एक कंपनी है, वो रिलायंस
इंडस्ट्रीज के अंडर आते हैं, उसी प्रकार जो जियो स्टूडियोज कंपनी है, जियो स्टूडियो जो फिल्म बनाते हैं वो जियो ग्रुप के अंडर आती है। उसी प्रकार से उनको एक ऑप्शन दिया गया कि यार आप यहाँ से पूरी चले जाओ, पूरी टेरिटरी हमें दे दो, या तो यार आपको यार हम एक ही ऑप्शन दे रहे यार हमारे साथ मिल जाओ, यार अपनी हार को स्वीकार करो और यहाँ से हट के चले जाओ, या तो हमारे साथ सब्सिडियरी एलियंस में क्रिएट हो जाओ। और इस सब्सिडियरी एलियंस को एक्सेप्ट करने के से क्या होता है, उनकी जो प्रेस्टीज थी उसको हैम्परता होते, उनको एक सीवियर ब्लो मिलता है, या नहीं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार के बारे में, 1817 से लेकर 1888, 1817 से लेकर 1888 इसकी बात करते हैं। आज भोसले एंड हॉकर्स वेर नॉट सेटिस्फाइड विद द सब्सिडियरी एलियंस। देखिए इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट यार, एक बार हर एक चीज़ को यार समअप कर देते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए यार फर्स्ट वार के अंदर क्या हो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, AWM लिखता हूँ मैं, AWM लिखता हूँ, AMW सॉरी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के अंदर क्या होता है। ठीक है, इस वार के अंदर ब्रिटिश वर्सेस मराठास लगते हैं, बट यार मराठा हार जाते हैं। तो मजबूरन ब्रिटिशर हारने के, मराठास डिफीट होने के बाद क्या होता है, इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इस ट्रीटी से क्या होता है यार, जो मराठास हैं ये 20 साल तक ब्रिटिशर का कुछ नहीं कर सकते, उनको एक पीस मिल जाता है कि इसको ब्रिटिशर्स को, बट ब्रिटिश को इससे कुछ कंट्रोल नहीं मिलता है, इस टेरिटरी के अंदर सिर्फ एक पीस मिलता है कि 20 साल तक ये मराठास हमारे कुछ करने वाले हैं। बट फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के अंदर मराठास हारते हैं, उनको मजबूरन ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करनी पड़ती है, बट ब्रिटिशर के खिलाफ उनको ब्रिटिशर्स बट उनको उनकी टेरिटरी को हड़प नहीं पाते हैं, सिवाय सिर्फ एक पीस ट्रीटी साइन करके उनको 20 साल तक चुपचाप करा देते, मतलब एक चुपचाप कराते हैं, मतलब उनको कुछ वो कर नहीं सकते, मतलब वार कर ही नहीं सकते, क्योंकि यार ट्रीटी साइन हो चुकी है, ट्रीटी ऑफ पीस जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई, वो साइन होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकते। कौन, मराठास कुछ नहीं करते ब्रिटिशर के खिलाफ 20 साल तक। अब सेकंड में क्या होता है यार, सेकंड AMW, सेकंड एंग्लो मराठा वार के अंदर क्या होता है यार, मराठास तो हार चुके थे पहले से ही, तो सेकंड में भी वो हार ही गए थे यार, सेकंड में भी वो हार ही गए थे। और सेकंड के अंदर उनको ये पता चल चुका था अगर ये सेकंड वार, देखिए सेकंड वार कब से कब था, 1803 से 1805 तक चला था। तो यार इसमें क्या हुआ था, जो 1803 के स्टार्टिंग में, 1803 के स्टार्टिंग में या फिर 1802 में जो वार चल रहा था उनके बीच में 20 सालों के बाद, इसके 20 सालों का जो वार चल रहा था, उसमें तो यहाँ पर तो वो हारे थे, यहाँ पर तो मराठास हारे थे, और यहाँ पर भी जो इससे पहले जो जस्ट स्टार्ट हुआ था ये वार, और इस वार में भी वो हार गए थे। उनको इससे एक चीज़ उन्होंने परख ली थी कि यार ब्रिटिशर्स को हम कभी हरा नहीं पाएंगे, वी कैन डिफीट देम, हम उनको कभी हरा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो 1800 में जो प्रॉपर वार जब स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये वार नहीं होगा, और इसके मजबूरन उनको यार सब्सिडियरी एलियंस का ही एक ऑप्शन मिलता है कि यार ब्रिटिशर के साथ अब सब्सिडियरी बना लेते हैं, नहीं तो अब हमारा कुछ नहीं होगा। नहीं तो ये ब्रिटिशर्स ने हमें पहले भी हराया था, सेकेंड टाइम ही हरा दिया था, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था यार। सेकेंड में भी वो हारे थे, और सेकेंड में उन्होंने ये चीज़ परख ली थी कि ब्रिटिशर्स को हम हरा नहीं सकते। पहले में तो वो हारे डेफिनेटली, पहले में तो वो कन्फर्म हारे थे, जिसके कारण उनको एक ट्रीटी ऑफ साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ सालबाई, जिसके कारण वो 20 सालों तो ब्रिटिशर के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। बट इससे ब्रिटिशर का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, इसका कुछ गेन नहीं हुआ था, बट उनको एक पीस मिल गई थी 20 साल के लिए मराठास से। मराठास कुछ नहीं कर सकते 20 साल तक ब्रिटिशर के। और सेकेंड के अंदर भी जब उनकी वार लगी ब्रिटिश वर्सेस मराठास लगी, तो मराठा हार गए। और उनकी जो प्रॉपर वार जो देखिए ये जो वार था ये इतने समय तक चलने वाले थे, बट इतने समय तक नहीं चली थी, क्योंकि यार इनको यार मराठास को ये पता ही चल चुका था कि यार ब्रिटिशर को हम हरा नहीं सकते, तो इसीलिए ब्रिटिशर ने उनको बार बार डिफीट किया। इसी कारण उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ और कर सके, तो इसीलिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, बिकम ए सब्सिडियरी एलियंस विद ब्रिटिश। तो इसीलिए उन्होंने इस वार को आगे कंटिन्यू ना करने के लिए मना कर दिया और सब्सिडियरी एलियंस को क्या कर लिया,
कहता है कि भाई साहब हम सब्सिडरी अलायंस बनाएंगे आपके साथ। अब उसी के बाद हम करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड में क्या होता है, जो वॉन्सले और हुकर्स थे, ये इस पॉलिसी से, ये जो सब्सिडरी अलायंस नामक की जो बीमारी थी ब्रिटिशर की थी कि उनके अंडर काम करना पड़ता है मराठा से, उससे भोसले और होलकर्स बिल्कुल खुश नहीं थे। तो ये खुश न होने का ये क्या करते हैं, तीसरा, भाई पहले में तो हारे थे, फर्स्ट में तो हारे थे, सेकंड में भी हारे थे, और सेकंड में ऐसे हारे थे कि उनके पास कोई भी ऑप्शन, अदर ऑप्शन नहीं था कि सिवाय सब्सिडी अलायंस के, उसके अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं था कि वो कुछ और कर सके। तो इसीलिए क्या हुआ यार, तो इसीलिए क्या हुआ, तो इसीलिए जो सेकेंड वॉर था, सेकेंड वॉर के अंदर उनको मजबूरन सब्सिडरी अलायंस को मानना पड़ा, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार से हारे थे, उनको ऐसी हार हराई गई थी ब्रिटिशर के द्वारा मराठास को कि उनका मजबूरन सिर्फ एक ही ऑप्शन के पास है, सब्सिडरी अलायंस, बाकी सभी ऑप्शन क्लोज थे। बट जब वो सब्सिडरी अलायंस बन गए थे ब्रिटिशर्स की, बट ये उनको यार क्या नहीं कर रहा था, नॉट सेटिस्फाइड, वो उससे खुश नहीं थे। वो उनकी जो चीफ थे मराठास के चीफ भोसले और होलकर्स, उनके सेनापति कह सकते हो, उनसे यार उनके यार ये जो सेकंड राजा हो सकते हैं, फिर मिनिस्टर थे कोई, जो कि इनसे इस पॉलिसी से, सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी से बिल्कुल खुश नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिशर के खिलाफ। एंड वंस अगेन बोथ वर बैडली डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू सरेंडर। भाई तीसरे में ये फिर से भी बहुत बुरी तरह हारे, बैडली डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू सरेंडर। तीसरे में हार, भाई तीनों के तीनों एंग्लो मराठा वॉर के अंदर ब्रिटिशर जीती थी, मराठास हार गए थे, मराठास हार गए थे। तो फिर से एक बार यार मराठास हार जाते हैं तीसरे एंग्लो मराठा वार के अंदर, और इस बार बहुत बुरी तरह हारते हैं, और इस बार उनको सरेंडर करना ही पड़ता है। एंड लैटर द ऑफिसर ऑफ पेशवा वेर अबोलिस्ड। जो पेशवा होता है कमांडिंग ऑफिसर होता है मराठा एम्पायर के अंदर, और उनके जितनी एम्पायर थे उसको पूरी तरह से, उस पोस्ट को, पेशवा के पोस्ट को पूरी तरह एबोलिस्ट कर दिया जाता है। एंड ही वॉज गिवन ए पेंशन फॉर लाइफ, यानी जो पेशवा का जो ऑफिसर, द ऑफिसर ऑफ द पेशवा जो था, उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। उसको हटाने के बाद उसको सिर्फ पेंशन दी जाती है, अब से वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो पेंशन में अपनी पूरी ज़िंदगी कटाने वाला है। अब वो कोई भी वार नहीं लड़ सकता। यानी तीनों के वार वो हारे थे बेसिकली, तीनों के तीनों। तो यार फिर से इसको समअप करना चाहेंगे यार, फिर से इसको समअप कर लेते हैं यार। समअप कैसे करते हैं एक बार फिर से यार आपको समझाते हैं कि फर्स्ट के अंदर क्या हुआ था। फर्स्ट के अंदर क्या हुआ, मराठा वर्सेस ब्रिटिशर हुआ। मराठा हार गई और उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ पीस, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई। और इससे क्या हुआ, इससे ब्रिटिशर को कुछ ज़्यादा नहीं मिला, सिर्फ 20 सालों के लिए पीस मिल गया मराठा से। ठीक, सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड में फिर से यार मराठा वर्सेस ब्रिटिश लड़ लगी, और मराठा यहाँ पर भी हार गए। बट सेकेंड में यार कुछ इस प्रकार हारे, और उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली, यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि यार ब्रिटिशर्स को हम कभी हरा ही नहीं सकते, और इसीलिए उन्होंने बाकी के इस वार को कंटिन्यू ना करने के लिए, इस वार को कंटिन्यू कर लिए उन्होंने मना कर दिया। और इस प्रकार ऐसे हारे थे कि यार उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया था कि आप हमारे सब्सिडी अलायंस बन जाओ, और हमारे साथ ही बाकी की जगह को कंट्रोल करने के लिए हमारे मदद करो, हमारे सब्सिडी में रहो, यानी हमारे अंडरटेकिंग में रहो आप, यानी ब्रिटिश के अंडर मराठास काम करेंगे। तो इसलिए उनकी यार यहाँ पर तो एक प्रेस्टीज उनका जो था उसको हैम्पर हो गया था, उनका प्रेस्टीज तो यहाँ हैम्पर हो चुका था। तो यानी पहले में हारे, सेकंड में भी हारे, और सेकंड में ऐसे हारे कि प्रेस्टीज खत्म हो गई, और उनको सब्सिडरी अलायंस मजबूरन बनना पड़ा ब्रिटिशर का। और इसी सब्सिडरी अलायंस को देख के ये जो अभी देखिए मराठास जो थे वो सब्सिडरी अलायंस बन चुके थे किसके, ब्रिटिशर्स के। बट इस सब्सिडरी अलायंस से वो बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, बोले तो खुश नहीं थे। और जिससे क्या होता है, ये और उनके ऑफिसर्स, अदर मिनिस्टर ये डिसाइड करते हैं कि यार हमें यार ब्रिटिशर के खिलाफ एक लास्ट चांस, एक और वार लड़नी चाहिए, क्योंकि थर्ड में उन्होंने लड़ा, थर्ड एंग्लो वार लड़ी गई, और इसमें भी क्या हुआ, ये डिफीट हो गए, मतलब ये हार गए। कौन हार गए मेरे यार, मराठा इसमें भी हार गए, और हारे इस प्रकार से कि उनको मजबूरन यार सरेंडर करना पड़ा, बहुत बुरी तरह है। भाई सेकंड में बुरी तरह आ रहे थे, थर्ड में बुरी तरह, इससे क्या हुआ, वो पूरी तरह उनको सरेंडर करना पड़ा। किससे भाई, ब्रिटिशर से उनको पूरी तरह क्या करना पड़ा यार, सरेंडर यार करना पड़ा। इसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, क्या होता है भाई, कंक्लूजन क्या हुआ। और एक और चीज़ें लिखी थी, अब पेशवा के पोस्ट को पूरी तरह से अबोलिस्ट कर दिया गया था, और उसको पेंशन दी गई थी लाइफ टाइम के लिए।
तीनों में तीनों हारे थे, याद रखना, ये तीनों के तीनों एंग्लो मराठा वार के अंदर मराठास हारी थी, मराठा जीती नहीं थी, ब्रिटिश जीते थे सिर्फ ब्रिटिशर्स। यानी तीनों के वार्स, इन तीनों वार्स के अंदर आप लिख लो यहाँ नीचे यार, याद नहीं रहेगा कि यार मराठा लॉस्ट, मराठा लॉस्ट, लॉस्ट क्यों भाई, ट्रीटी साइन करना मतलब क्या, ब्रिटिशर ने उनको इतना हरा दिया था कि उन्हें ट्रीटी साइन करना पड़ा। यहाँ वो कह नहीं सकते, देखिए इस वार के अंदर वो इतना इतना नहीं हारे थे, सिर्फ उनको इतना हराया गया था कि उनको ट्रीटी साइन करना पड़ा, मतलब कह सकते हो यार पार्शियली हार गए थे। फर्स्ट के अंदर वो पार्शियली हारे थे, ठीक है, पार्शियली हार गए थे, पार्शियली हार गए थे, पार्शियली लॉस्ट या फिर लॉस्ट ही लिख दो यार, और ब्रिटिशर विन, वोन। सेकेंड के अंदर क्या हुआ, सेकेंड के अंदर ही बहुत बुरी तरह हारे, बैडली लॉस्ट, क्योंकि यार उनको यार सब्सिडियरी एलियंस को मारना पड़ा था, और ब्रिटिशर्स वोन। तीसरे में यार बैडली हारे थे, मराठा बैडली लॉस्ट, और उनको सरेंडर करना पड़ा था इसीलिए, और यहां पर यार ब्रिटिशर वोन। इसका कंक्लूजन क्या होता है वो आगे डिस्कस करते हैं, कंक्लूजन क्या होता है इस चीज का वो डिस्कस करते हैं। देखिए जो सुप्रीमेसी थी, जो सुपरियरिटी थी मराठास की, जो माइटली पावर थी उस मराठास की, वो खत्म हो चुकी थी 1818 तक। यानी 1818 तक बोले तो थर्ड एंग्लो वार खत्म होते होते तक जो मराठास की सुपरियरिटी थी और जो सुप्रीमेसी थी, जो माइटी पावर थी, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह से अपने अंतिम घड़ी में आ चुकी थी 1880 तक। द इंग्लिश हैड बिकम ए पैरामाउंट पावर इन इंडिया। मराठास को हराने के बाद जो इंग्लिश थे, बोले तो ब्रिटिशर्स, एक पैरामाउंट पावर, अपनी एक बहुत बड़े लेवल की सुपरमेसी को वो एस्टेब्लिश कर चुके थे इंडिया के अंदर, एक पैरामाउंट पावर एस्टेब्लिश कर चुके थे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ कंक्लूजन ये आता है, ये जो तीनों के तीनों मराठा वार लड़े गए थे, इन तीनों के अंदर मराठास हारे थे, और इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इसी तीनों के वार के अंदर, इसी के अंदर जो मराठास की जो पावर थी, भयंकर जो उनकी सुप्रीमेसी थी, वो खत्म हो जाती है 1818 तक। यानी तीसरे वार खत्म होते होते उनकी जो पावर थी मराठा से पूरी तरह खत्म हो जाती है, और इंग्लिश ब्रिटिशर्स बन जाते हैं, बहुत सुपरमेसी के किंग बन जाते हैं, एक पैरामाउंट पावर बन जाते हैं इंडिया के अंदर। तो ये मराठा के फेल्यूर का कारण क्या था, व्हाट आर द कॉज ऑफ मराठा फेल्यूर। पहला क्या देखिए, द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द डिफरेंसेस अमॉन्ग मराठास चीफ। देखिए मराठा एम्पायर अपने आप में भी बहुत बड़ी एम्पायर थी, और उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स थे, बहुत से छोटे छोटे ग्रुप्स थे मराठास के। मतलब मराठा एम्पायर एक एम्पायर था, बहुत बड़ा राज्य था, और उस राज्य के अंदर छोटे छोटे किंगडम्स थे, छोटे छोटे विलेजर थे, उनके अलग अलग राजा थे। यानी क्या हुआ, मराठा एम्पायर के अंदर की यूनिटी नहीं रही, और उनके जो चीफ थे मराठा एम्पायर के अंदर, जो बाकी के अदर चीफ्स थे उसके अंदर थे, मराठा एम्पायर के अदर छोटे छोटे किंगडम के जो चीफ थे, उनके अंदर की यूनिटी नहीं रही, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस डिफरेंस क्रिएट होने के कारण, जिसके कारण ब्रिटिशर को एडवांटेज मिली, एक दरार बन गई थी सभी के अंदर, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने वो एडवांटेज ली, और किसी एक को पकड़ के दूसरे को हराया, किसी एक को पकड़ दूसरे को हराया, इस प्रकार से उन्होंने अपनी षड्यंत्र रच ली, जिसके कारण उन्होंने पूरे मराठा एम्पायर को खोखला कर दिया अंदर से अंदर। क्लियर है। तो यानी ब्रिटिशर ने एडवांटेज देखा, जो मराठा एम्पायर के चीफ्स के अंदर अंदर जो छोटे छोटे किंगडम थे, उनके जो चीफ थे, उनके अंदर क्या हो रहा था, उनके अंदर यार बहुत से टेंशन्स थी, बहुत से एग्रीमेंट थे, बहुत से कंट्रोवर्सी थी, जिस कारण क्या हुआ, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, एक यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हम कहते हैं ना एकता ही शक्ति, यूनिटी इंस्टेंट, उनके अंदर यूनिटी ही नहीं थी। मराठा एम्पायर के अंदर यूनिटी ही ना होने के कारण क्या हुआ, क्या हो मेरे यार, ब्रिटिशर्स ने वहां पर एक एडवांटेज देखा इस चीज को, इस यूनिटी खत्म होने को, इस डिसयूनिटी क्रिएट होने को, इस डिफरेंस क्रिएट होने को एक एडवांटेज की तरह लिया, तो इसको अपना एक मेन फोकस बना के उन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया। वही चीज हमने सेम देखी थी यार किसके इसके अंदर, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उसको भी उन्होंने अपने ही कमांडर मीर जफर ने धोखा दिया था, सिर्फ
रिश्वत लेकर। वही चीज़ यार वहाँ यहाँ भी देखी जा रही है कि यार अंदर ही अंदर उनकी यूनिटी ही खत्म हो गई थी मराठा एम्पायर का, जिस कारण क्या हुआ, ब्रिटिशर को एक एडवांटेज की तरह देखा, उनको वो हरा दिया। ये पहला कारण था, उनकी यूनिटी खत्म हुई थी। सेकंड, मराठा हैड लॉस्ट देयर सम ऑफ द मोस्ट एबल लीडर्स बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। यार 18th सेंचुरी आते आते उनके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे, यानी कुछ इतने चहीते लीडर्स थे जिनकी बहुत पावरफुल लीडर्स थे मराठा एम्पायर के अंदर, उनको वो खो चुके थे, जिस कारण उनके पास एक ताकत नहीं थी। यानी अब कहते हैं ना, जो पावरफुल राजा होता है अगर वही नहीं रहा तो उसके बाकी के जो लोग वो क्या करें, वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास वो शक्ति नहीं, वो मोटिवेशन नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, जो उनके प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो मोस्ट एबल लीडर्स थे, जो पावरफुल थे उस एम्पायर के अंदर, वो यार खत्म हो चुके थे, वो मर चुके थे 18th सेंचुरी आते थे, जिसके कारण ये उनका सेकेंड रीजन था कि उनका फेलियर हुआ था। मराठा लॉस्ट ऑल देयर रिसोर्सेज इन वॉर्स। देखिए यार ब्रिटिशर्स थी, कहाँ से आई थी, ब्रिटिशर्स फॉरेन से आई थी, बाहर से आई थी इंडिया को। तो ब्रिटिशर के पास बहुत टेक्नोलॉजी था, वो अपने इंस्ट्रूमेंट खुद बनाते थे, वो सप्लाई करते थे, बाहर से भी उनके कनेक्शन इतने थे कि वो उनके पास बहुत ज़्यादा वार रिसोर्सेज था, यानी लड़ने के लिए जो जो चीज़ चाहिए उनके पास बहुत ज़्यादा था। बट मराठास के पास तो था बट बहुत लिमिटेड था, और उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज से वो वार लड़ रहे थे, और जो कि ख़त्म हो गए इस तीनों वार के अंदर। यानी 3 वार्स के अंदर क्या, उनके जितने भी रिसोर्सेज थे जिनकी मदद से वो इस वार को लड़ रहे थे, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे इसी वार को लड़ते लड़ते। वो अपने सभी रिसोर्सेज को लॉस्ट कर चुके थे इस वार को लड़ते लड़ते। ये भी एक कारण है कि उनका फेलियर हुआ था मेरे यहाँ। क्लियर है? तो ये था आपका मराठा एम्पायर की कहानी। आइए बात करते हैं सिख वार के बारे में। सिख वार 1845 से 1849। अब मराठास चले गए, अब आते हैं सिख वार के बारे में। ठीक है, क्लियर है? अब पंजाब की कहानी शुरू करें यार। मराठा एम्पायर की कहानी खत्म हो चुकी है, मैसूर की कहानी खत्म हो चुकी है, अब पंजाब की कहानी स्टार्ट करते हैं सिख वार से 1845 से लेकर 1849 तक। देखिए यार, जो महाराजा रंजीत सिंह थे, ये बहुत पावरफुल राजा हुआ करते थे। आज भी लोग इनको मानते हैं और आज भी कहते हैं ये बहुत पावरफुल है भाई साहब। जैसे हम कहते हैं महाराणा प्रताप है ना, छत्रपति शिवाजी जी, ये उन्हीं प्रकार से एक राजा थे महाराजा रंजीत सिंह, बहुत पावरफुल राजा थे पंजाब एम्पायर के अंदर। ठीक है, जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो ब्रिटिशर के साथ मिलने को अवॉइड करते थे, है नहीं, यानी ये चाहते थे ब्रिटिशर्स मेरे एम्पायर के अंदर ना आए, और ना ही मैं उनके साथ एक क्या नहीं, उनके साथ ना कोलैबोरेशन करूंगा, ना उनके सब्सिडियरी अलायंस में लूंगा। ये चाहते थे कि ये पूरा जो पावर है उसको कंसोलिडेट करके, यानी पूरे पावर को, इस एम्पायर के पूरे पावर को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे, किसी बाहरी को इसमें इंटरफेयर करना नहीं देते थे। किनको? बाहरी यहाँ कौन? ब्रिटिशर्स को वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, पूरे के पूरे सत्ते को वो अपने हाथों में रखना चाहते थे मेरे यहाँ। ही ट्रूली कॉल्ड द लायन ऑफ पंजाब। उनको यार शेर कहा जाता था पंजाब का, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे मेरे यार, बहुत है नहीं, बहुत ताकतवर थे। कौन? द लायन ऑफ पंजाब, उनको इसलिए कहा जाता था, शेर कहा जाता था मेरे यार, द लायन ऑफ पंजाब। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, उनके मरने के बाद 1839, देखिए वो कैसे मरे, वो मरे देखिए, कुछ देखिए एज होता है मर जाते हैं लोग, इसीलिए एज हो गया था उनका 1839 को वो मर जाते हैं। There was an unrest in Punjab caused by the agents of British, who could never tolerate a strong state on their frontiers. क्या होता है यार, जैसे यार महाराजा रंजीत सिंह मर जाते हैं 1839 को, उनकी एज हो गई थी यार, वो जब तक जिंदा थे तब तक तो ब्रिटिशर वहाँ कब्जा नहीं कर पाए थे, उतनी आप याद रखे रखो भाई। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे भी राजा थे कि उनके प्रेजेंट तक उनके एरिया में यार ब्रिटिशर नहीं आए थे, यानी मान लो ये कितने पावरफुल थे, यानी ये जब तक यार जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर इनके टेरिटोरी के अंदर नहीं आ पाए थे। तो इसीलिए इन्हों कहा जाता था द लायन ऑफ द पंजाब, क्योंकि यार जब तक ये जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर की ये सोच नहीं थी, कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो यार वहाँ एंटर कर जाए। जब वो मर गए 1839 में, तब क्या हुआ, ब्रिटिशर को एक मौका मिला कि अब तो महाराजा रंजीत सिंह नहीं है, अब तो उनके पावरफुल लीडर ही नहीं है, अब उनको मौका मिला कि यार हम अब एंटर कर जाएंगे कहाँ, उनके टेरिटोरी के अंदर। क्योंकि यार
उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे जगह को कवर कर लिया था, हर जगह को, और सिर्फ यही एक चीज़ था, सिर्फ यही एक टेरिटोरी था जो कि उनके साम्राज्य के अंदर बहुत पावरफुल हो चुका था। वो सोचते थे यार मेरे टेरिटोरी के अंदर, ब्रिटिश सोचता था कि ब्रिटिश टेरिटोरी के अंदर कोई बाकी के टेरिटोरी इतना पावरफुल नहीं हो सकता, हमारे इलाके के अंदर, हमारे फ्रंटियर के अंदर, हमारे टेरिटोरी के अंदर कोई बाकी का जो टेरिटोरी है वो पावरफुल नहीं रह सकता, उसको अपने पावर को ब्रिटिशर्स को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, बहुत से अपने एजेंट्स, बहुत से अपने ट्रूप्स को उनके टेरिटोरी के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद उनके टेरिटोरी के अंदर अपलिफ्ट करते हैं, उनको डालते हैं। और एंड ड्यू टू द अनरेस्ट, इसी डालने से क्या होता है, और इसी हमले के अंदर जब महाराजा रणजीत सिंह मर जाते हैं उसके बाद जो ब्रिटिशर्स अपनी सेना को उसके अंदर डाल देती है और वहाँ पर अटैक कराने लगती है। और इसी अटैक में क्या होता है, जो तीनों के तीनों सन थे रणजीत सिंह के, वो मर जाते हैं। यानी जो तीनों के तीनों पुत्र थे, जो सन थे महाराजा रणजीत सिंह के, वो एक के बाद एक मर जाते हैं। और उनके सबसे छोटे बेटे दलीप सिंह, जो कि एक माइनर थे, यानी अभी तक बड़े नहीं हुए थे, एक माइनर थे, उनको भी यार उनको ही मार दिया जाता है। जो रानी जिंदन थे, जो रानी जिंदन थे, यानी उनकी मदर थी, इन तीनों की मदर, यानी कहने के लिए राजा महाराजा रणजीत सिंह की बीवी आप कह सकते हो, क्योंकि यार इन तीनों की अगर मदर थी, अगर दलीप सिंह रणजीत सिंह के बेटे थे और उनकी माँ कौन थी, रानी जिंदन, तो आप कह सकते हो ये उनकी बीवी थी महाराजा रणजीत सिंह की। हिज मदर बिकम री एजेंट, वो एक एजेंट बन जाती है ब्रिटिशर के अंडर। और जो करप्ट चीफ, यानी उन्हीं के एम्पायर के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स से मिले हुए थे, यानी बिके हुए थे, कहने के लिए आप कह सकते हो वो बिके हुए थे और ब्रिटिशर से वो मिले थे। ऐसे ब्रिटिशर्स ने ऐसे बहुत से षड्यंत्र किए यार, वो क्या कहते हैं ना, यूनिटी इन स्ट्रेंथ को ही फोकस करते, जो भी कंट्री था। यानी देखिए ब्रिटिशर्स कैसे आए इंडिया, क्योंकि यार उन्होंने देखा यार मोस्टली जगह जो है वो यूनिटी नहीं है, दे आर फॉलो डिसयूनिटी, यानी हर किसी में एकता नहीं था। ठीक है, और इसी एकता ना होने के कारण क्या होता है, उन्होंने बहुत से एम्पायर को ऐसे ही ऐसे कंट्रोल कर लिया। जो करप्ट चीफ थी, जो चीफ ऐसे थे पंजाब एम्पायर के, वो मिले हुए थे किससे, ब्रिटिशर्स से। वो क्या करते हैं, जो बाकी के प्रिंस थे, छोटे छोटे प्रिंस थे अलग अलग किंगडम के, उनको यार बंदी बना लेते हैं, उनको अंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स के। एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफर्ड एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटिश टू कंक्योर पंजाब। और यही जो चीज़ उन्होंने देखी यार, बहुत माहौल गर्म हो चुका है, माहौल बिगड़ चुका है, तो यही एक मौका है कि यार हम क्या करेंगे, पंजाब को कंक्योर कर लेंगे। फाइनली उसके बाद जब सिख आर्मी को ऑर्डर किया जाता है कि आप सतलज को क्रॉस करो, सतलज को, दिसंबर 1804 के अंदर। देखिए यार, देखिए जैसे कि मैंने कहा ना, मराठा एम्पायर के अंदर और भी बाकी एम्पायर थे, उसी प्रकार से इस पंजाब एम्पायर के अंदर महाराजा रणजीत सिंह तो एक राजा थे, उसी प्रकार से और भी बहुत सारे राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह राजा थे, पंजाब एम्पायर के एक राजा थे, और उसी एम्पायर के सबसे शक्तिशाली भी थे, बट उनके अलावा कि बहुत से अदर राजा भी थे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि जो बाकी के प्रिंस भी थे उनको भी यार, जो करप्ट चीफ्स थे, जो बिके हुए चीफ्स थे, ब्रिटिशर के मिले हुए थे, उन्होंने उनको हमला कर लिया। तो जब यार बाकी राजाओं के जब आर्मी थी, जो सिख आर्मी थी, उसको जब ऑर्डर क्या आता है यार आप जाओ वहाँ पर, ब्रिटिशर ने अटैक कर दिया है, वो कहीं ना कहीं अगर पंजाब को कंक्योर कर ले, हमें भी उनके अंडर मिलना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिश आर्मी को ऑर्डर क्या आता है कि अब दिसंबर 1845 में सतलज को कर्व करो, सतलज रिवर, यानी सतलज रिवर को क्रॉस करो दिसंबर 1804 के अंदर। और उसी समय जब उन्होंने क्रॉस किया तो उसी समय क्रिएट होता है फर्स्ट, क्या होता है यार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है मेरे यार जो पहला एंग्लो सिख वार होता है 1845 से 46 के अंदर शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे ही यार सतलज को क्रॉस किया सिख आर्मी ने, उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई ब्रिटिशर के खिलाफ, जो कि था पहला एंग्लो सिख वार। देखिए यहाँ पर सिख डिनोट करता है सिख आर्मी को, यहाँ पर जो एंग्लो लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है ब्रिटिशर को, इसीलिए एंग्लो जहाँ लिखा होता है वो एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो कर्नाटिक वार, एंग्लो फ्रेंच वार, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा वार। जो एंग्लो वर्ड का मतलब क्या है, एंग्लो वर्ड का मतलब है ब्रिटिशर्स, और ये सिख वर्ड का मतलब है सिख आर्मी। द सिख वर डिफीटेड एंड द ब्रिटिश आर्मी मार्च्ड ऑन टू लाहौर।
देखिए सिख आर्मी यहाँ पर हार जाती है पहले वार के अंदर, जो कि 1845 से 46 तक चला था। जो पहली एंग्लो सिख वार के अंदर जो सिख आर्मी थी वो हार जाती है, और ब्रिटिशर्स आर्मी लाहौर तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाती है यार? लाहौर तक। यार ये तब की बात की यार जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे। देखिए उस समय क्या था, ऐसे कंट्रीज नहीं हुआ करते थे इतने, मतलब इंडिया पाकिस्तान ऐसे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ इंडिया सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था उस समय यार। इंडिया पाकिस्तान ये सभी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, बांग्लादेश नहीं हुआ करती थी उस समय। सिर्फ लोग जानते रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ ये सभी चीज़ें मिले हुए थे यार। इंडिया पाकिस्तान मिले हुए थे। जैसे आप नहीं सुनते हो यार, इंडिया में पंजाब है, पाकिस्तान में पंजाब है, तो पंजाब उस समय लाहौर तक फैला हुआ था, और पाकिस्तान उस समय इंडिया के अंदर मिला हुआ था। पाकिस्तान उस समय नहीं बना था, है नहीं। कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, कहते हैं सर पाकिस्तान कहाँ गया सर, पाकिस्तान हम यहाँ मेंशन क्यों नहीं करते। देखिए लाहौर की बात हो रही है ना, लाहौर भी उसमें इंडिया के अंदर ही था, पाकिस्तान उस समय इंडिया के अंदर ही था, और वो बाद में अलग हुए, बाद में। ठीक है, जब उन्होंने डिमांड की हम एक इंडिपेंडेंस डे बना, तब उन्होंने डिमांड की थी मेरे यार। ठीक है, तो वही चीज़ है, कन्फ्यूजन मत होना था पाकिस्तान क्या बात नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, हमें कन्फ्यूज होना, तो इसीलिए मैं बता दिया कि उस समय यार एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और उस समय इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सभी मिले हुए थे मेरे यार। बेसिकली मिले हुए थे, ये अलग नहीं हुए थे, दे आर ऑल इन वन। ठीक, क्लियर है यार। उस समय जो पंजाब था वो बहुत बड़ा एम्पायर था, वो लाहौर तक फैला था, इसलिए आप सुनते हो यार पंजाब में भी एक, पाकिस्तान में एक पंजाब है, इंडिया के अंदर एक पंजाब है। ठीक है नहीं भाई, गूगल आप कर सकते हो यार, आप गूगल कर सकते हो यार, पंजाब पाकिस्तान मारो, एक आ जाएगा यार पंजाब पाकिस्तान। पंजाब इंडिया के अंदर भी है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर भी है मेरे यहाँ। क्लियर है। तो वो क्या होता है, ये पहले वार के अंदर क्या होता है मेरे यहाँ, पहले वार के अंदर सिख आर्मी हार जाती है, इसके कारण क्या होता है, जो ब्रिटिश की आर्मी थी वो लाहौर तक पहुंच जाती है। ठीक, क्लियर है आप, क्लियर है। ठीक है, देखिए अभी पंजाब अभी भी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि प्रोविजंस है पंजाब के अंदर, पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान के अंदर पंजाब जो है वो एक प्रोविजंस है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो यार जैसे ही वो हार जाते हैं सिख आर्मी, तो यार ब्रिटिश आर्मी लाहौर तक पहुंच जाती है, वहाँ तक मार्च करते, अगर बीच में अगर कोई मिला हमें तो उनको यार धूल चढ़ा देंगे मेरे यार। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइन, ट्रीटी ऑफ लाहौर को साइन किया आता है मार्च 1846 के अंदर। इसका रिजल्ट क्या होता है, इस ट्रीटी का रिजल्ट क्या होता है, क्या होता है मेरे यार, एनेक्सेशन होता है। एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है यार, दूसरे देश को अपने देश के अंदर लाना और उनके गतिविधि को मानना, बेसिकली किसी अन्य देश को अपने अंदर लाना। यानी ब्रिटिशर्स अब आ चुके थे पंजाब के अंदर, पंजाब एम्पायर के अंदर, उनके उस लाहौर तक पहुंच चुके थे यार, जो कि एक मेन सिटी थी उस समय पंजाब एम्पायर की। पंजाब एम्पायर के उस समय एक मेन सिटी लाहौर हुआ करती थी, बेसिकली आप बोलते थे कैपिटल की तरह थी, है ना। जैसे ब्रिटिशर्स ने अपना कैपिटल कलकत्ता को बनाया था, उसी प्रकार से यार जो पंजाब एम्पायर की पूरी मेन सिटी थी, जो कैपिटल की तरह आप देख सकते हो, लाहौर थी। तो इसलिए ब्रिटिश आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी। ठीक है, और लाहौर तक पहुंच रहे हैं, एनेक्सेशन हो गया, मतलब किसी बाहर के देश अपने अंदर आ चुके हैं, अपनी गतिविधि को अपने हाथों में ले चुके हैं मेरे यहाँ। ऑफ जालंधर डोब बिटवीन बीज एंड सतलज बाय द ब्रिटिश। जालंधर क्या है भाई, जालंधर डोब है नहीं। देखिए जालंधर डोबा एक रीजन है, जालंधर डोबा एक रीजन है बेसिकली। जालंधर एक जगह ही नहीं इंडिया के अंदर भाई, जालंधर एक जगह इंडिया के अंदर। जब जालंधर के अंदर, लाहौर में पहले पहुंच गए थे, और लाहौर के अंदर ट्रीटी साइन की गई थी मार्च 1846 के अंदर। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इस ट्रीटी का रिजल्ट ये होता है कि जो जालंधर डोबा है वहाँ पहुँच जाते हैं कौन, वहाँ पहुँच जाते हैं ब्रिटिशर्स, और वहाँ क्या होता है, एनेक्सेशन होता है, उसके अंदर ब्रिटिशर घुस जाते हैं जालंधर डोबा के अंदर, बिटवीन बीज
एंड सतलज बाय ब्रिटिश, यानी बीज और जो सतलज है, बीज और सतलज नदी को ब्रिटिश अपने, जो बीज रिवर है, बीज नदी और जो सतलज रिवर है, इसको यार क्या करते हैं ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं। और जलांधर डोबा जो कि बीज और सतलज रिवर के बीचों बीच है, जलांधर डोबा एक ऐसी जगह है जो कि बीज नदी और सतलज नदी के बीचों बीच है नहीं, और उसको ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेती है। और लाहौर को तो कैप्चर कर ही लेती क्योंकि यहाँ पर ट्रीटी साइन ही हो गया था। एंड इससे क्या होता है, इस सभी का एक परिणाम ये होता है कि ब्रिटिश आर्मी की जो ताकत थी वो रिड्यूस हो जाती है। एंड हैंडिंग ओवर ऑफ द जम्मू कश्मीर, एंड हैंडलिंग ओवर ऑफ जम्मू कश्मीर, राजा गुलाब सिंह डोगरा हु साइडेड विद ब्रिटिश एंड द सिख वर आल्सो रिक्वायर्ड टू पे द एंडेमी ₹5 lakh to the British. The British resident who was placed at Lahore, later became the virtual ruler of Punjab. क्या होता है यार, इससे यहाँ पर देखिए इस पूरे सिचुएशन से सिख आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो घट जाती है। और जो जम्मू कश्मीर के जो राजा है गुलाब सिंह डोगरा, वो ब्रिटिशर के साइड में आते हैं, कहते हैं यार हम आपके साथ मिल जाएंगे। यानी ब्रिटिश आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह डोगरा मिल जाते, क्योंकि उनको लगा गया था अगर हम भी अगर इनके खिलाफ वार क्रिएट करेंगे तो हम हारेंगे ही हारेंगे। पहले यार पहले यार पंजाब के साथ मिल के थे, बट जैसे उन्होंने देखा कि यार पंजाब आर्मी, पंजाब की सिख आर्मी बहुत ताकतवर, उनको ब्रिटिशर ने हरा दिया है और ट्रीटी भी साइन कर ली है। और जो जलांधर डोगा है जो कि सतलज रिवर और बीज रिवर के बीच, उसको ही कैप्चर कर लिया। इस चीज़ को देख के राजा गुलाब सिंह डोगरा ब्रिटिशर के से लड़ने से साइड हुआ था, यानी वो कहते यार हम आपसे नहीं लड़ेंगे, यानी उनसे वो लड़ना चाहते बट उन्होंने लड़ा नहीं, उन्होंने वो साइड हो गए थे क्योंकि यार देख लिया था पावर, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था इनकी पावर बहुत है, इनको हम कुछ कर नहीं सकते। और इससे क्या होता है, जो सिख लोगों को कुछ पे करना पड़ता है, कुछ पैसा 5 लाख रुपए पे करना पड़ता है ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिश रेसिडेंट पर प्लेस्ड एट लाहौर, जो ब्रिटिशर के लोग ऑफिशियल रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल बनाते हैं लाहौर के अंदर। और जो बेकाएफ है, ये बेकाएफ कौन है, एक वर्चुअल रूलर बनते हैं पंजाब के। अब तो कोई रूलर था नहीं क्योंकि पंजाब तो पूरा ब्रिटिशर कंट्रोल में आ चुका था, उसके वर्चुअल रूलर को बनाया जाता है बेकाएफ को। नाम क्या यार, बेकाएफ। अब जो सेकेंड सिख वार है, द सेकेंड सिख वार 1848 to 49 के अंदर कंडक्ट होता है, वाज फॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौसी के समय। तो सेकेंड सिख वार 1848 से 49 में लड़ा जाता है। द ब्रिटिश रेसिडेंट्स फेस्ड न्यूमरस लोकल वोट्स, तो लोकल लोग थे वो आंदोलन करते हैं, वो क्या करते हैं, हड़ताल क्रिएट करते हैं, रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, मेरे यार रिवोल्यूशन की डिमांड करते हैं लोकल लोग, जिसके कारण जो लोकल लोग रहते थे, कौन, जो लोकल लोग पंजाब के अंदर ब्रिटिशर के रहते थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे जो कि रहते थे लाहौर के अंदर, उनके ऊपर बहुत सारा रिवोल्ट किया गया है, उनके साथ हड़ताल किया गया है, उनके खिलाफ उनके घर को आग में जलाया गया है। ऑन अकाउंट ऑफ द बैड ट्रीटमेंट मेल्टेड टू द सिख चीफ, जो सिख के चीफ्स बचे थे जो कि अभी काम कर रहे थे ब्रिटिशर के अंडर, उनको क्या करते, ब्रिटिशर बहुत खराब उनके साथ अत्याचार करते थे, जिसके कारण क्या हो, जो सिख आर्मी, जो लोकल लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंट जो लाहौर में था उसके ऊपर रिवोल्ट कर दिया था, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ के, जिसके लिए क्या हुआ, जो ब्रिटिश को बहुत रिवोल्ट फेस करना पड़ा लोकल्स के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो सिख के चीफ थे उनको बैडली ट्रीट किया था। इन द 2 बैटल फॉट एट, दो जंग लड़ी आती है, 2 बैटल लड़ी आती है, एक चिनालवाला में एंड इन गुजरात में। और इसी अचानक हमले के कारण क्या होता है, ये देखिए जो रिवोल्ट हुआ था ये अचानक हुआ था, और जिसके कारण ब्रिटिशर को एक हेवी लॉस को सफ़र करना पड़ता है। बट बाद में जब ब्रिटिशर्स अपने इस चीज़ को समझ जाते हैं कि यार अब तो हमें वापस बाउंस बैक करना पड़ेगा, वापस इनको लड़ना पड़ेगा, तब क्या होता है, सिख को फोर्स किया जाता है अब सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक। और जो लॉर्ड डलहौसी वो क्या करते हैं, पूरे पंजाब को एंसर्स द होल ऑफ पंजाब, यानी पूरे पंजाब के अंदर घुस जाते हैं और पूरे पंजाब को अब क्या करते हैं, फुल्ली कंट्रोल में लाते हैं ब्रिटिश के अंडर।
यानी अब पूरी की पूरी जो देखिए जब तीनों मराठा अवार के बाद एंग्लो मराठा का जो मराठा एम्पायर तो पूरी की पूरी कंट्रोल में आ चुकी थी ब्रिटिशर की। उसी प्रकार से अब क्या हुआ है, इस युद्ध के बाद उनको इतना ब्रिटिशर गुस्सा आता है कि वो क्या करते हैं यार, पूरी की पूरे पंजाब को एनेक्स्ड करते हैं, यानी अपने ब्रिटिश आर्मी को पूरी की पूरी पंजाब के अंदर घुसाते और पूरे कहते हैं यार पूरा पंजाब का कंट्रोल कर दो। जो राजा दलीप सिंह थे, ये एक राजा थे पंजाब के, एक चीफ थे। इनको पेंशन दिया आता है, उनको लंदन भेज दिया था, कहा था भाई आप लड़ोगे नहीं, अब तो आपका कोई बचा नहीं है भाई, सिख आर्मी तो हार चुकी है, सिख आर्मी को तो सरेंडर करना पड़ा, अब आप रहेगा क्या। उसी प्रकार से वहाँ पर क्या हुआ था, पेशवा ऑफिसर जो थे, पेशवा के जितने भी ऑफिसर थे उनको पेंशन देके अपनी ज़िंदगी काटने के लिए कह दिया आप लड़ नहीं सकते। उसी प्रकार से राजा दलीप सिंह को भी कहा गया कि आपको पेंशन दिया गया, आप ज़िंदगी में आपको पैसा दिया जाएगा, आप लंदन चले जाओ, अब आप लड़ नहीं सकते हमसे। अब पूरी की पूरी टेरिटोरी पंजाब टेरिटोरी ब्रिटिश टेरिटोरी के अंडर आ चुकी थी। द ब्रिटिश मेड गुलाब सिंह द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जो गुलाब सिंह थे, राजा गुलाब सिंह डोगरा, जो कि ब्रिटिशर के साथ मिल चुके थे पहले से, क्योंकि उन्होंने देख लिया था, ये आजमा लिया था ये ब्रिटिशर कितने ताकतवर है, अगर हम इनसे लड़े तो वैसे ही हारेंगे, तो इसीलिए वो क्या कोई ब्रिटिशर के साथ मिल गए। गुलाब सिंह जो कि राजा थे वो ब्रिटिशर के साथ मिल गए, और जैसे वो ब्रिटिशर के साथ मिले तो ब्रिटिशर ने उनको जम्मू और कश्मीर का महाराजा बना दिया। पहले ये राजा हुआ करते थे, अब इनको महाराजा बन गए, तो सुप्रीम किंग उनको बना दिया गया। द ब्रिटिश ऑल्सो गॉट द कोहिनूर डायमंड आज प्रेजेंट टू किंग विक्टोरिया। यार क्वीन विक्टोरिया को कोहिनूर डायमंड दिया था है मेरे यार। कोहिनूर का भाई कहानी अलग है मेरे यार, कोहिनूर की बात किसी और दिन करेंगे, बहुत डिटेल कहानी है कोहिनूर की यार। बहुत बच्चों ने सुना भी होगा कोहिनूर के बारे में, जो बच्चे देखते हैं डॉक्यूमेंट्रीज, है नहीं। या जो कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश को यहीं से ही कोहिनूर मिल जाता है। कोहिनूर बहुत एक्सपेंसिव है मेरे यार, और इसी कोहिनूर डायमंड को एज ए प्रेजेंट क्वीन विक्टोरिया को दिया जाता है। क्वीन विक्टोरिया, इस क्वीन विक्टोरिया का एक मेमोरियल है, एक हॉल है कोलकाता के अंदर, आपने देखा होगा शायद बच्चों ने। क्वीन विक्टोरिया का एक स्टैचू है, क्वीन विक्टोरिया का मेमोरियल है कोलकाता के अंदर। आप जाके अगर किसी ने देखा है तो कमेंट करना, अगर नहीं देखा है तो बड़े होके जाके देखना यार, ठीक है। एक विक्टोरिया का मेमोरियल हॉल है कोलकाता के अंदर, और उन्हीं क्वीन विक्टोरिया को यार कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश आर्मी देती है, ब्रिटिशर्स देते हैं आज ए प्रेजेंट। अब यार लॉर्ड डलहौसी के बारे में बात करते हैं, जिसने यार पंजाब के अंदर पूरी कंट्रोल कर दी और पेंशन दे उसको भगा दिया। इसको यार राजा दलीप सिंह को। लॉर्ड डलहौसी का एक कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। लॉर्ड डलहौसी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये क्या है। इन ऑर्डर टू एक्सपांड ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया के अंदर ब्रिटिश आर्मी एक्सपांड करने के लिए जो लॉर्ड डलहौसी थे, उन्होंने एक नई पॉलिसी को अपने अंडर एस्टेब्लिश किया था, इंट्रोड्यूस किया था। क्या था वो था यार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो क्या था यार, वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये एक न्यू पॉलिसी थी जिसको क्रिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। A dependent state would pass into the hands of Britisher if the ruler died without a natural heir. The natural heir, देखिए अगर कोई राजा है, अगर कोई स्टेट है, मतलब कोई साम्राज्य है, एक डिपेंडेंट साम्राज्य है किसके अंदर, ब्रिटिशर्स के। क्या है इसका मतलब, देखिए डिपेंडेंट यहाँ वर्ड क्या, डिपेंडेंट स्टेट है, बोले वो तो ये एक ऐसा साम्राज्य है जो ब्रिटिशर से डिपेंडेंट है, डिपेंड है ब्रिटिशर के ऊपर। ये जो साम्राज्य डिपेंड है, और इसके जो राजा होंगे, इस डिपेंडेंट स्टेट जो कि ब्रिटिशर के अंडर जो डिपेंडेंट स्टेट थे, इसके जो राजा थे, इसके जो किंग थे, वो मान लो मर गए, वो मान लो उनकी डेथ हो गई, तो इनकी जो पूरी की पूरी जो स्टेट थी, एम्पायर थी, ये ब्रिटिशर के पास चला जाएगा अगर उनका कोई बच्चा नहीं है, अगर उनका कोई वारिस नहीं है। हेरी मतलब वारिस। अगर उस राजा का कोई क्या नहीं है, उस राजा का कोई अगर वारिस नहीं है, तो ये जो पूरा का पूरा डिपेंडेंट एम्पायर है जो कि ब्रिटिशर के अंडर कंट्रोल में था, वो ब्रिटिशर के हैंड में चला जाएगा। उसके राजा ब्रिटिशर किसी उन्हीं के जैसे किसी को बना देंगे मेरे यार। अंडर दिस पॉलिसी ब्रिटिश अनस्टेक्ट, इसी पॉलिसी के अंदर, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर सतारा, संबलपुर, झांसी और नागपुर के जो राजा थे, इनका कोई वारिस नहीं था। देखिए ये जो सभी के सभी थे, सतारा था, संबलपुर था, झांसी था, नागपुर था, ये सभी के सभी
क्या थे, ये सभी के सभी डिपेंडेंट थे, ये सभी के सभी किंगडम्स डिपेंडेंट थे ब्रिटिश के अंदर, इनके ब्रिटिशर के अंदर फुल्ली कंट्रोल था, बट इनके राजा था जो ही थे वो पहले थे वही थे, मतलब इंडियंस जो मतलब जो भारत के जो लोग थे, इंडियंस जो थे वही इसके किंग के राजा थे, वही राजा कंटिन्यूड थे, बट इनके कोई वारिस नहीं था, बट ये सभी क्या थे, डिपेंडेंट थे ब्रिटिशर के ऊपर। जैसे ही इनके राजा जो थे किंगडम के वो मर जाते हैं तो ये सभी राजा के जो अब नए वारिस तो नहीं था, तो क्या है, इन सभी के जो किंगडम के जो हाथ थे, राजा का जो पोस्ट था वो ब्रिटिशर के पास चला था, तो ब्रिटिशर अपने हिसाब से किसी को बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यार नाना साहिब वॉज अडोप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड के नाना साहिब वॉज द अडोप्टेड सन, यानी नाना साहिब बाजीराव सेकंड के अपने बेटे नहीं थे, तो नाना साहिब उन्होंने अडोप्ट किया था। एंड ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड एज रूलर बाय ब्रिटिश। देखिए उन्होंने एक रूल, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर देखिए, बाजीराव के कोई अगर अपना बच्चा होता, मान लो बाजीराव सेकंड मर गए और उनका जो किंगडम है जो कि डिपेंडेंट है ब्रिटिशर के अंदर, वो अगर मर जाते हैं तो उनका अगर कोई वारिस होता तो वो वारिस उनके इस डिपेंडेंट स्टेट का रूलर बन जाता, बट उनके पास नहीं था, उनके पास कोई अपना वारिस नहीं था, बट उनके पास एक अडोप्टेड सन था। बट इस अडोप्टेड सन के कॉन्सेप्ट को ब्रिटिशर नहीं मान रहे थे, तो इसीलिए नाना साहिब को नहीं बनाएगा। जब उनकी डेथ हुई थी बाजीराव सेकंड की, तब तो उनको नाना साहिब को राजा नहीं बनाएगा था, क्योंकि इट इज़ नॉट कम ऑन द पॉलिसी ऑफ रूल्स जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ से, ये फॉलो नहीं हो रहा था। लॉर्ड डलहौसी abolish the title and pension of the heirs of the childless Indian rulers। उन्होंने जो टाइटल था और जो पेंशन था हेरीज ऑफ चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स, यानी इंडियन रूलर्स के जितने भी अडॉप्टेड सन्स थे उनको ब्रिटिशर्स ने कोई टाइटल देने से मना कर दी, ये कोई नहीं है और ये इस किंगडम के कुछ भी नहीं, उनको ना पेंशन भी नहीं दिया, उनको कुछ नहीं दिया, उनके बावजूद उनकी जो साम्राज्य थी उसको हड़प लिया। द टांजोरे एंड द कर्नाटिक वर अनेक्स्ड इन दिस। जो टांजोरे एक जगह है, रीजन है, और कर्नाटिक वार जहाँ लड़ी गई जो एक रीजन है, उसको भी इसी प्रकार से इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की मदद से हड़प लिया गया था। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश अबोलिश द टाइटल ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू के मरने के बाद मुगल एम्पायर का जो टाइटल था, जो गद्दी था, वो पूरी तरह से ब्रिटिशर ने उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया था। British government follow one more policy to expand its control, that was the system of mal administration। देखिए मैंने आपको तीनों की बात की थी, CDSM, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की तो हमने बात कर ली। देखिए कॉन्क्वेस्ट की हमने बात कर ली थी यार, कौन बच्चे कहेंगे सर कॉन्क्वेस्ट की आपने कब की सर कॉन्क्वेस्ट? यार बंगाल को तो कॉन्क्वेस्ट किया गया था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। देखिए यार हमने चारों के चारों पॉलिसीज को डिस्कस कर लिया है। देखिए तो CDSM था, CDSM, देखिए C मतलब कॉन्क्वेस्ट, देखिए कॉन्क्वेस्ट हमने समझ लिया था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल हमने समझ लिया था, और D डॉक्ट्रिन ऑफ लॉज अभी हमने समझ लिया, सब्सिडियरी एलियंस हमने पिछले क्लास के अंदर या फिर उसके पिछले क्लास में समझ लिया था, और माल एडमिनिस्ट्रेशन अभी हम समझ लेंगे। यहाँ पर खत्म, कि चारों के चारों मेथड में समझ लिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ लिखा गया है, इसको हम बॉक्स कर लेते हैं। या ब्रिटिश गवर्नमेंट एक और चीज़ को फॉलो करती थी, एक और कॉन्सेप्ट को फॉलो करती थी अपने टेरिटोरी को, अपने हर एक टेरिटोरी अपने कंट्रोल लेने, वो था द सिस्टम ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता था, जैसे कि अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन करके, मिसअंडरस्टैंडिंग कंट्रोल करके ब्रिटिशर ने कैप्चर किया, तो उसको न्यूट्रल स्टेट, एक बफर स्टेट में घोषित कर दिया था। रॉबर्ट क्लीव ने क्या था, मेरा याद है, जो क्लर्क था वो ऑफिसर बन चुका था। तो ये था पूरा आपका कॉन्सेप्ट। तो हमने टोटल ये आपके 5 है ना, 5 या कितने मेरे यार, टोटल यार आपके 5 कॉन्सेप्ट सीरीज बने हैं। तो टोटल आपके 5 कॉन्सेप्ट सीरीज बने हैं, और इस सीरीज के अंदर, इस कॉन्सेप्ट सीरीज का आखिरी पार्ट था, यानी सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट है आपको खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 6 होगा, उसके अंदर हम Q&A सीरीज स्टार्ट करें, क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे, और एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आपके 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, पार्ट 6 और पार्ट 7। ये आपके दोनों पार्ट होने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, तो इनको ज़रूर देखना यार। तो सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं मेरे यार, सभी के सभी कॉन्सेप्ट यार आपके क्लियर हो चुके हैं। और आपके जो नोट्स हैं यार, जो नोट्स शानदार, ये जो नोट्स है मैंने आपको पढ़ा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। और ये आपके यार प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को प्लीज़ चेक करना अगर आपने कोई चैप्टर लीव किया है। और इसी प्लेलिस्ट के अंदर महा रिवीजन सीरीज़ अपलोडेड है, अगर आपको ये जो महा रिवीजन सीरीज़ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आएंगे, अभी नहीं आएंगे, थोड़े लेट से आएंगे। प्लस आपने जो भी पार्ट अगर नहीं देखा, जैसे लैंड सोलर पार्ट, इसका पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना जाके।
और यार ये था पूरा हमारा चैप्टर, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, सिर्फ 2 ही पार्ट के चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, चैप्टर कंप्लीट। पार्ट 6 पार्ट 7 सिर्फ क्वेश्चन आंसर हो जाऊंगा। तो कॉन्सेप्ट सीरीज यहाँ कंप्लीट होता है कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का। तो यार इसी को देखने के लिए चैनल प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, अपने डाउट्स को, अपने वीडियो को सलाह उसको यार कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।